जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, जहां पर आपके लिए कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया गया है और कुछ ढेर सारे जो रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड वीडियोस हैं उनके भी लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। तो लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इस समिति को इस बात पर विचार विमर्श करना था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इसी कमेटी ने जो है वर्तमान राष्ट्रपति महोदया को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। यहाँ पर सिफारिशों के रूप में ये डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं और साथ में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपसे भारत में एक देश एक चुनाव के इतिहास को लेकर के चर्चा करेंगे कि इससे पहले क्या प्रोग्रेस रही है। साथ ही इसके पक्ष और विपक्ष में भी हम तर्क देंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को एक बैलेंस अप्रोच के साथ आंसर कर पाए। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको कहाँ यूजफुल होगी? यदि आप आईएएस या पीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके मेंस एग्जाम के अंदर जीएस पेपर 2 जो होता है, जिसमें मेनली पॉलिटी के सेक्शन होता है, वहां पर जो है जो चुनाव आयोग है उसमें और चुनावों की जो व्यवस्था देश के अंदर है, वहां पर इस सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों विस्तार पूर्वक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे। ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें शीर्षक के अंदर बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। साथ ही साइड के जो है न्यूज के अंदर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको समझ में आएगा कि अंतरिक्ष में लगेगी बड़ी छलांग, 2028 तक स्थापित होगा पहला स्पेस स्टेशन। तो भारत जो है अपना स्पेस स्टेशन 2028 तक स्थापित कर देगा और ये भारत का स्पेस स्टेशन होगा। इससे पहले दोस्तों 2 देशों द्वारा स्पेस स्टेशन को जो है बनाया जा चुका है। पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे अमेरिका और कई देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है, और दूसरा है चीन का स्पेस स्टेशन, जो चीन द्वारा एकल रूप में बनाया गया एकमात्र स्पेस स्टेशन है। और दूसरा होने वाला है हमारा भारत का, यानी कि कुल मिलाकर के भारत तीसरा स्पेस स्टेशन जो है भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब? 2028 में। ये साइड की न्यूज आप जो है आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, यानी कि रोक दीजिएगा और आराम से पढ़कर घटनाक्रम को समझ लीजिएगा। दोस्तों, हमारी मुख्य चर्चा एक देश एक चुनाव को लेकर के है। तो एक देश एक चुनाव के संबंध में आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक, संविधान में होगा संशोधन। अगले कुछ महीने के दौरान देश भर में लागू करने के उपायों पर होगी चर्चा। सत्ताधारी दल सहित 32 पार्टियां इस एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं। साथ ही 15 दल जो है जो विपक्ष में है, वो जो है एक देश एक आम जो चुनाव है उस व्यवस्था को लागू करने के विपक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इसके लाभ की बात करें तो एक देश एक चुनाव से लाभ क्या होने वाला है, इसकी हालांकि हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो बात संक्षेप में समझाई गई है उसको हम देख लेंगे। दोस्तों, देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना होगा यदि एक देश एक चुनाव का जो है व्यवस्था लागू होती है भारत के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलग अलग समय पर आपको देश के तमाम राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय चुनाव यानी कि विधानसभाओं के चुनाव देखने को मिलते हैं, जिसमें भारी भरकम खर्च होता है और देश का संसाधन किसी एक स्टेट पर कई बार केंद्रित हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इससे क्या है, अपव्यय की संभावना अधिक होती है और अपव्यय होता भी आया है, और कानून और व्यवस्था की अलग अलग समय पर समस्याएं होती रहती हैं, जिससे देश इन सब चीजों में फंसा रहता है और तरक्की के लिए सुनिश्चित जो है
मार्ग नहीं मिल पाता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये तरक्की सिर्फ इसी से बाधित हुई है। तरक्की बाधित होने का मतलब तरक्की तो देश की चल ही रही है, लेकिन जो है कहीं न कहीं देश के विकास में एक ऑब्स्टेकल जरूर बनता है। यहाँ पर देखेंगे कि विकास के कार्यों जो मैंने अभी बता दिया आपको, केंद्र और राज्यों के बीच कटुता की स्थिति नहीं बनेगी। अभी केंद्र में सत्ताधारी दलों को राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान वहां के सत्ताधारी दल के कार्यों का खुला विरोध करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बेनिफिट्स होंगे एक देश एक चुनाव को लेकर के, यदि ये व्यवस्था देश में लागू होती है तो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये व्यवस्था समझिए कि देश में लागू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस समय केंद्र के अंदर जो सरकार सत्ता में है उसके पास बहुमत है अपना, और जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जो पार्टियां हैं वो भी जो है सत्ताधारी दल के समर्थन में ही है। तो इसलिए मान के चलिएगा कि अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो इससे संबंधित कुछ ही दिनों में आपको विधेयक देखने को मिलेगा, यानी कि जो शीतकालीन सत्र हमारा आने वाला है उसमें विधेयक पारित करके इसको एक कानून का रूप दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हैं मनसुख मांडविया जी, जो कि हमारे देश के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने इस बारे में जो है जानकारी प्रोवाइड कराई। साथ ही दोस्तों इस दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए हैं, जिनमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है पीएम आशा को। ठीक है, पीएम आशा क्या है? तो ये किसानों के लिए जो है केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में जो दो बड़े फैसले लिए, उनमें से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना को जारी रखा जाएगा, जो कि पीएम आशा योजना पहले से ही चल रही है। साथ ही रबी मौसम के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूर कर लिया गया है। दूसरी जो अहम फैसला है कैबिनेट का वो ये है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है उसको मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा। और दोस्तों इस योजना पर जो व्यय किया जाएगा उसका खर्च यहाँ पर निम्नवत लिखा हुआ है, और केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होगी, राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी, वो चीजें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। अब इस संबंध में एक देश एक चुनाव के संबंध में क्या बयान जो है केंद्रीय गृह मंत्री के रहे वो यहाँ पर दिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस जो है संबंध में वक्तव्य दिया गया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में कई दलों ने साधी चुप्पी। यहाँ पर ये चीज आराम से वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम मुख्य खबर पर थोड़ा सा और ज्यादा जोर देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद उभरे नए राजनीतिक समीकरणों के बीच एक देश एक चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों में फिलहाल पर्दा उठ गया है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति पर अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर के विमर्श करने के लिए जो समिति बनी थी उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने उस पर मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। रामनाथ कोविंद जो समिति है उसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज के लिए थी, तो एक देश एक चुनाव के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ ही संकेत दिया गया कि सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समिति ने यह सिफारिश इसी वर्ष मार्च में ही की थी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक भी पेश किया जाएगा, यानी कि शीतकालीन सत्र अब आने ही वाला है। ठीक है, और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी व्यवस्था है देश के लिए संविधान में, तो इसके लिए संशोधन अवश्य किया जाना होगा। दोस्तों कैबिनेट के फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस आप सहित कई विपक्ष दलों ने जहां इसे सिरे से खारिज किया, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था का स्वागत भी किया है। दोस्तों एक देश एक चुनाव को लेकर कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि देश के अंदर 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं, यानी कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भारत के लिए कोई नई नहीं है। यानी कि 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं इसी व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन इसके बाद विधानसभाओं के बीच में भंग होने से इनमें बदलाव आया। मौजूदा समय स्थिति में यह हो गई कि हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। इसका असर देश के विकास पर पड़ता है। इसे लेकर 2015 में संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले कई वर्षों से अलग अलग मंचों के जरिए एक देश एक चुनाव की बात को मजबूती से उठाते रहे हैं, जो कि हम सभी ने देखा है। ये बात एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि संसद में जल्दी ही इसे लेकर विधेयक भी पेश किया जाएगा। दोस्तों उन्होंने कहा कि
कोविंद समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए क्रियान्वयन समूह बनाया जाएगा और अगले कुछ महीनों के दौरान इसे लागू करने के उपायों पर देश भर में चर्चा की जाएगी। इस दौरान सरकार इस पर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करेगी। यह विषय ऐसा है जो देश को मजबूत बनाएगा। विपक्षी पार्टियां अब शायद अंदरूनी दबाव महसूस करेंगी क्योंकि समिति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 80% लोगों को, खासकर युवाओं ने इसका काफी समर्थन किया है। यानी एक देश एक चुनाव का समर्थन भारत का युवा कर रहा है। फिलहाल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले होते हैं, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और दिल्ली के चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव से 5-7 महीने बाद होते हैं। बाकी राज्यों में 1 से 3 वर्ष के अंतराल में ही चुनाव होते हैं, तो आगे पीछे किया जाना भी जो है आसान है। सभी विधानसभा, कुछ विधानसभाओं को भंग करके उनका शेष कार्यकाल के लिए उनका गठन करके आगे जो है समय पर जब लोकसभा चुनाव होगा उसको आगे पीछे कर दिया जाएगा। यानी कि साथ में ही एक देश एक चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत जो है चुनाव पूरे देश में संपन्न कराए जाएंगे। तो ये मुख्य फैसला था जिस पर हमने विस्तार पूर्वक बात की। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक देश एक चुनाव का जो विषय है उसमें आपको थोड़ा सा और जो है गहरी छलांग लगवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो है जो भारत का विपक्षी जो है विपक्ष है उसके बारे में ये यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जो खड़गे जी हैं उन्होंने क्या कहा, ये सब चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा यदि एक प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको हमेशा सरकार के फैसलों का सम्मान करते हुए सरकार के ही साथ रहना होता है। ठीक है, तो ये बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या देते हैं वो अलग का विषय है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी निवर्तमान सरकार के खिलाफ आपको जाकर के नहीं सोचना है। ठीक है, अब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपका संबंधित पार्टी या व्यवस्था के अंदर के लिए क्या है वो अलग की चीज है। ठीक है, यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट सौंपते हुए जो है अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया, ठीक है, और यहाँ पर जो भी चीजें दी हुई हैं आप थोड़ा सा जो है पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सरकार के लिए मुश्किल होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप देख लीजिएगा, कोई जो है बहुत खास खबर नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर समझाता। अखिलेश ने सवाल उठाया तो मायावती ने दिया समर्थन। ये क्षेत्रीय दलों की बातें हैं, वो आप आराम से वीडियो को पॉज करके चीजें पढ़ सकते हैं। ये भी जो है एक अहम पार्टी के दो प्रमुख लोग हैं, दो पार्टी के दो प्रमुख लोग हैं, तो इनके बारे में भी इनकी राय जो है निश्चित तौर पे इस चीज के लिए मायने रखती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो है देश की राजनीति में जो है एक अहम रोल प्ले करता है, इसलिए इन दोनों लोगों का बयान आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल इनका कहीं यूज आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो इनसे जो है सवाल जवाब और इनके पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। यहाँ पर भारत में एक देश एक चुनाव के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही इसके लिए जो समिति है उसकी अहम सिफारिशें क्या रही हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, पहली बार 1971 के आम चुनाव के साथ नहीं हुए विधानसभाओं के चुनाव। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या, जो मैंने बताया कि 1951 से 67 तक की व्यवस्था चली थी। ठीक है, भारत के पहले 4 आम चुनाव यानी कि 1951 से 52, 1957, 1962 और 1967 के दौरान मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के साथ अपने राज्यों की विधानसभाओं के लिए वोट डाले थे। यानी कि ये व्यवस्था पहले भी जो है विद्यमान थी देश के अंदर। ठीक है, बाद में नए राज्य बनने और कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई थी। फिर 1968 और 69 की बात करें तो कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया। इससे लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई। अब 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। दोस्तों, 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट भी एक देश एक चुनाव का उल्लेख उन्होंने किया था और 2018 के अंदर विधि आयोग ने दोबारा एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। साथ ही मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बार बार एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन जो है किया है। एक देश एक चुनाव के समर्थकों का कहना है कि इससे देश में हर दूसरे माह कहीं न कहीं चुनाव नहीं होंगे। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वही हरियाणा के मतदाता विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर में मतदान करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव अगले कुछ महीनों में ही होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ
जो है होते हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत के अंदर इसका इतिहास जो है एक देश एक चुनाव का क्या रहा है, यहाँ पर मैंने डिस्कस की, इसको ध्यान पूर्वक आप जो है पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा। इसमें यहाँ पर एक देश एक चुनाव पर जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशें क्या है, ये आप जो है वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। इन सिफारिशों को मैं आपसे जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर देता हूँ। पहली सिफारिश क्या थी, एक देश एक चुनाव की योजना को देश में 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं और दूसरे चरण में जो है नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराए जाए, लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के भीतर ही कराया जाना चाहिए। यानी कि जो देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनके जस्ट जो है 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकायों के भी चुनाव करा लिए जाने चाहिए, ऐसा जो है समिति की सिफारिश कहती है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर विचार किया जाए। अगर किसी विधानसभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की स्थिति में होगा, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। ठीक है, तो ये बात भी अहम है। एंड चौथी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में भंग हो जाती है तो नया चुनाव विधानसभा के बाकी कार्यकाल के लिए ही कराया जाएगा। ये पॉइंट को आप जरूर नोटिस में रखिएगा। सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार किया जाए। अभी लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग, नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए अलग मतदाता सूची होती है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश भी की है जिनमें से अधिकांश में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की जरूरत होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है कमेटी की जो अहम सिफारिशें थी वो भी जो है समझ में आई और पता चल गया होगा। ये सिफारिशें देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक पॉइंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा और एक छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है एक देश एक चुनाव को लेकर के इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क जो है देखेंगे। दोस्तों इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको जो है एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर, यानी कि जो हमारी जीडीपी होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि एक जीडीपी में लगभग 1.5% वृद्धि होने का अनुमान है इस एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू हो जाने से। ठीक है, तो ये जो है आप न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़िए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़कर इसको समझकर आगे बढ़िएगा, वीडियो को रोक करके पढ़ के तब वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर की भी, जो द हिंदू हमारा न्यूज़पेपर होता है द हिंदू, उसकी भी एक हमने कटिंग प्रोवाइड करा दी है। सेम वही बातें हैं जो अभी तक हमने हिंदी में डिस्कस की है, तो इसलिए इस जो है सेक्शन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए होता है। आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पढ़ करके आगे बढ़िए। इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं दी गई है जिसको जो है बताना आवश्यक हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारी वीडियो का मेन पार्ट ये है जो आपको आईएएस पीसीएस की मुख्य परीक्षा के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाला है। आपसे इस कंटेंट के साथ आप चाहें तो 250 शब्दों में या 150 में या 200 वर्ड्स में जो है आराम से अपना आंसर मेंस के अंदर दे सकते हैं, या फिर अगर कहीं कोई डिस्कशन चल रहा हो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो भी आप वहां पर इन पॉइंट्स को रख करके डिस्कशन के अंदर बढ़त प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पक्ष और विपक्ष में तर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का तात्पर्य क्या है वो आप अभी तक समझ गए होंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं, यही व्यवस्था है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अब इसके पक्ष में जो है 5-6 तर्क हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला इसके पक्ष में तर्क है कि इसके आ जाने से व्यय में कमी आएगी, यानी कि वर्तमान चुनाव में जो काफी धन खर्च होता है उसे एक साथ चुनाव कराने से सरकारी और राजनीतिक दलों दोनों के लिए चुनावी खर्च में क्या होगा, कमी आ जाएगी। तो पहला पॉइंट ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
दूसरा पॉइंट क्या है, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी। ठीक है, इससे प्रशासनिक और सुरक्षा संसाधन जो ज्यादा लगते हैं उसे जो है इन संसाधनों की जो है बचत होगी यदि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था देश में लागू होती है। तीसरा पॉइंट है शासन की निरंतरता। देखिए, देश में बार बार जब चुनाव होते हैं तो सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में आ जाती है बाधा। एक साथ एक चुनाव जो है कराने से सरकारें अपनी नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और विकास कार्य में जो है तेजी आ पाएगी, जो कि ये सही बात है। ठीक है, तो ये विपक्ष में 3 तर्क आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। आइए आगे चौथा तर्क देखते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आदर्श आचार संहिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे जो है अगर बार बार आदर्श आचार संहिता देश में लागू होती है तो विकास कार्य जो है बाधित होते हैं। यदि देश में एक ही बार में सभी चुनाव करा दिए जाएंगे तो आदर्श आचार संहिता को बार बार लागू नहीं करना पड़ेगा, जिससे इस समस्या से हम जो है बच जाएंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनता की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया में बार बार भाग लेने से जनता की जो रुचि है वो कम होने लगती है। एक साथ यदि चुनाव कराया जाएगा तो जनता की भागीदारी जो है काफी इंटीग्रेटेड होगी, एकीकृत होगी और ये प्रभावी भी जरूर लगेगी और लोग जो है एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म के साथ देश की चुनावी व्यवस्था में जो है रुचि ले पाएंगे। अब दोस्तों, पक्ष में तर्क देने के बाद मुझे लगता है कि आप एक देश एक चुनाव को लेकर के जो भी पक्ष में बातें हैं उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए एक देश एक चुनाव को लेकर के विपक्ष में तर्क क्या है, यानी कि ये व्यवस्था क्यों लागू नहीं होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं पॉइंट में। तो पहला पॉइंट क्या है, संवैधानिक चुनौतियां। दोस्तों, भारत एक संघीय देश है, जो कि विपक्ष कह रहा है कि ना कि एक देश एक चुनावी व्यवस्था लागू होने से देश की फेडरल व्यवस्था यानी कि संघीय जो व्यवस्था है उसमें जो है व्यवधान पैदा होगा, ये विपक्ष का कहना है। तो विपक्ष जो है इस चीज के विपक्ष में तर्क देने के लिए इस बात का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो भारत एक संघीय देश है जहां राज्यों के पास अपने अधिकार हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई संशोधनों की आवश्यकता होगी, जो कि एक जटिल प्रक्रिया जरूर होगी। तो ये जो है एक देश एक चुनाव लागू क्यों नहीं करना चाहिए, इसके जो है इस पर ये तर्क आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। लोकसभा राज्य सभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव से स्थानीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है और राष्ट्रीय मुद्दे इस पर हावी हो सकते हैं। ये भी कहीं हद तक जो है बात सही ही है। ठीक है, लेकिन हमें बैलेंस बनाकर ही चलना है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अस्थिरता का खतरा। अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है तो पूरे देश में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इससे अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी चुनौती एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के जरूर है, जिससे निश्चित तौर पर बहुत प्रभावी ढंग से निपटा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 जो है एक देश एक चुनाव के विपक्ष में तर्क हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ और तर्क हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट तर्क है इसके विपक्ष में लॉजिस्टिक चुनौतियां। भारत जैसे बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर आपको लॉजिस्टिक तैयारियों की आवश्यकता होगी। सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करा पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक देश एक चुनाव के अंतर्गत देश के पूरे संसाधनों को जो है इसमें आपको झोंकना पड़ेगा, तभी जाके एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी व्यवस्था को आप लागू कर पाएंगे और उसका जो है प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है राजनीतिक असहमति। सभी राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है। आप सब जानते हैं कि विपक्ष किस तरह से भड़का हुआ है इस बात को लेकर, और विभिन्न दलों की राय अलग अलग है और इसे लागू करने के लिए एक सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पे आप विपक्षी दलों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ भी देश का बड़ा जन समर्थन मौजूद रहता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों एक देश एक चुनाव के संबंध में जो पक्ष में तर्क थे वो भी आपको समझ में आए होंगे, इसके विपक्ष में जो तर्क हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो अब आपको एक देश एक चुनाव को लेकर के पूरा पैकेज जरूर मिला। अब इस पूरे पैकेज के अंत में इस पैकेज को बिल्कुल टोटली कंप्लीट करने के लिए हम
निष्कर्ष के रूप में कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रशासनिक व्यवस्था में कमी, व्यय में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसे लागू करने से पहले यहाँ पर संवैधानिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों पर गहन विचार करने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों के बीच व्यापक संवाद से ही इस विचार को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। यानी कि जब हम आंसर लिखें, वो बहुत ही जो है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाली जो है उसका निष्कर्ष होना चाहिए। यानी कि जहां आपका आंसर समाप्त हो रहा है, वहां पर एक आशावादी दृष्टिकोण जो है एग्जामिनर को जरूर दिखना चाहिए। तो ये कंटेंट आपके लिए एक जो है बढ़िया जो है लाइंस प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो भी दिमाग में कंफ्यूजन्स थे वो दूर हो चुके होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।